नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। 21 राज्यों में 102 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि दो ऐसे प्रदेश है जहां पर सभी सीटों पर कल वोटिंग होगी, उत्तराखंड और दूसरा है तमिलनाडु। इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ है रोजाना की तरह अरुण चौबे सर, संपादक इंडिया.com के। तो सर, आज बातचीत जो करेंगे, क्या माहौल बना है पहले चरण को लेकर और जो आखिरी दौर का माहौल है, अंतिम समय का माहौल, वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात सर तमिलनाडु से शुरू करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु कल वो ऐसा एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां की सबसे ज्यादा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। धन्यवाद नरेश जी। जैसा कि आपने बताया कि जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव भारतीय राजनीति में वो कल से शुरू हो रहा है जी। और कल जो 102 सीट्स पे वोटिंग होगी जी। उसमें तमिलनाडु इस बार सबकी नजरें तमिलनाडु पे ही है जी। तमिलनाडु सबसे क्रूशल स्टेट है और वहां की 39 सीट्स पे वोटिंग है जी। उसमें देखा जाए तो पिछली बार जो है बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी और इस बार बीजेपी की कोशिश है एटलीस्ट वहां पर खाता खुले और वहां पर कम से कम 5 सीट जो है वो जीते जी। तो उसके लिए उन लोगों ने जो फार्मूला बनाया हुआ है, उन्होंने जो है पीएम के रामदास की एक पार्टी है, पुराने वहां के नेता हैं, वो उनके साथ अलायंस किया है। AIADMK के साथ समझौता रद्द होने के बाद उससे निकले हुए जो दो नेता हैं, जो उनको OPS को लिया है। एक जो वहां के पुराने वो कार्यकारी चीफ मिनिस्टर रहे थे जयललिता की बीमारी की जब वो जेल गई थी उस समय, और दूसरे जो है उनको OPS कहते हैं जी। जो वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। दूसरे TTV दिनकरन जो है जी, जो उनके आप कहिए कि अम्मा के जो है जयललिता के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते थे, वो अपना लड़ रहे हैं। तो वो भी उनको भी बीजेपी ने अपने साथ में रखा हुआ है और इसके साथ में कुछ और रीजनल पार्टीज हैं जी। तो इस तरह से अलायंस बनाया है बीजेपी ने और 10 सीट PMK को दी है जी। नॉर्दर्न जो पार्ट है तमिलनाडु में उसमें, और इसके साथ उन लोगों का ये है कि 2-3 सीट जो बीच में जो कुछ इन लोगों ने कोशिश की है वनियार कम्युनिटी से लाके, और जो गाउडर एक कम्युनिटी है वहां पर आपको आश्चर्य होगा जान के कि जिस तरह से उत्तर भारत में कास्ट पॉलिटिक्स चलती है वहां पर भी, दक्षिण भारत के राज्यों में भी जबकि द्रविड़ पॉलिटिक्स है, फिर भी वहां पर भी दलित और ये जो मैंने 2-3 कम्युनिटीज का नाम लिया, थेवर कम्युनिटी, वनियार कम्युनिटी, चेट्टियार कम्युनिटी या गाउडर कम्युनिटी, ये सब जो है वहां पर, ये सब कम्युनिटीज जो है प्रभाव अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है और बीजेपी जो है फिलहाल एक मेटिकुलस प्लानिंग के साथ कोशिश कर रही है कि DMK को चैलेंज करे। लेकिन सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरी दौर की जो चुनावी हवा है, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत रैलियां की, लेकिन आखिरी दौर जो चुनाव प्रचार के 3 या 4 दिन थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ में नहीं थे, खास तौर पर तमिलनाडु में नहीं थे। कितना फर्क पड़ेगा आखिरी दौर के चुनाव प्रचार? देखिए, उससे फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में भी जितना मेहनत करनी थी, एक हफ्ते पहले भी आप यूं कहें कि 13, 14, 9, 10 और 14 को भी उनकी एक सभा थी वहां पर। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने लगातार वहां पे कंसंट्रेट किया। और आपको बता दूं कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का जो वो हुआ है, जो उद्घाटन हुआ है, तो उस समय भी, उसके पहले भी वो जो है जब उन्होंने व्रत रखा था, उपवास रखा था 1 हफ्ते का, तो उसमें भी जो है वो मीनाक्षी टेम्पल गए। तमिलनाडु को उन्होंने शुरू से ही जोड़ने की कोशिश की। और आपको पता ही है कि उन्होंने बनारस के साथ जो तमिल संगमम वगैरह जो सम्मेलन किया उसमें तमिलनाडु के लोगों को जोड़ा। तो ऐसा नहीं है, तमिलनाडु पे जो असर पड़ना है वो पड़ चुका है। और जो उनके जो वहाँ के यूथ नेता हैं, जो तमिलनाडु स्टेट यूनिट के चीफ है अन्नामलाई ने जबरदस्त अभियान छेड़ा, तो जो इम्पैक्ट होना है वो हो चुका है। वो ईवीएम में कैद हो जाएगी जी। सर, आप सीधे तमिलनाडु से आपने चर्चा की वाराणसी की, तो सीधे उत्तर प्रदेश में आते हैं। 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कल मतदान होगा पहले चरण में। और उत्तर प्रदेश की बात ही बताऊं कि सर, उत्तर प्रदेश जिन सीटों पर मतदान होना है वहां पर कांटे की टक्कर थी 2019 में, क्योंकि 3 सीटें BSP के पास थी, 3 सीटें बीजेपी के पास थी और 2 सीटें SP के पास थी, यानी समाजवादी पार्टी के पास थी। कि इस बार की चुनावी हवा क्या लग रही है, क्योंकि इसका प्रत्याशी भी चेंज है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी की जो 8 सीट पे चुनाव हो रहा है, उसमें कुछ सीट बहुत महत्वपूर्ण है। मुरादाबाद है, रामपुर है और पीलीभीत सीट है और 2 एक और सीट्स हैं जो कि ये सब जो सहारनपुर, कैराना, ये जो बिजनौर है, हाँ बिजनौर है,
तो ये जो सीट्स हैं, यहाँ का कॉम्बिनेशन आप देखिए, यहाँ का कॉम्बिनेशन जो जबरदस्त जो है, दलित, मुस्लिम, जाटव, दलित में जो जाटव कम्युनिटी है वो भी इधर मिलती है, ओबीसी, तो उसमें दलित, जाट, जाटव जी और मुस्लिम, जी ये कॉम्बिनेशन वहां पर बनता है। आपने जैसा कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने डोमिनेट किया था, 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का जो है जी अलायंस था। मुझे सर ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है, जो चुनावी हवा मुझे लग रही है फिलहाल, तो इन 8 सीटों में से जो अभी तक 5 सीटें जो एसपी बीएसपी के पास गई हैं, इस बार वहां पर बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जो मैं उसी पे आ रहा था कि पिछले चुनाव में जो बसपा और सपा का, बीएसपी और एसपी का जो समझौता था, अगर उसके साथ में कांग्रेस आ गई होती इस चुनाव में, तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न यूपी में वो लोग पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से वो लोग साथ में नहीं आए, और बीएसपी और समाजवादी पार्टी का अलग होने का मतलब है ओबीसी मुस्लिम वोट में और दलित वोट में जो है बंटवारा होना। तो उसकी वजह से नुकसान समाजवादी पार्टी को भी होगा और बहुजन समाजवादी पार्टी, दोनों को नुकसान। बिल्कुल सर, इस बीच एक और पार्टी है चंद्रशेखर की पार्टी। चंद्रशेखर भी बीएसपी के वोट खूब काट रहे हैं इस बार, क्योंकि चंद्रशेखर की बात करें तो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी बिजनौर, कैराना के आसपास ही, मुजफ्फरनगर के आसपास ही लगभग उनकी पॉलिटिक्स रहती है, तो यहाँ पर भी वो बहुत वोट काट रहे हैं बीएसपी के। देखिए बिजनौर में जो है, आप जानेंगे कि बिजनौर जो है वहां पर 50% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ दलित नेता का होना कॉम्बिनेशन अच्छा है, जबरदस्त है। लेकिन आप देखेंगे कि आजकल जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है वोटिंग में, वोटर्स में, तो कोई अपना वोट जो है बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि गांव में भी आप सर्वे करके आइए तो पता चलेगा, लोग कमिटेड वोटर्स की बात अलग है, लेकिन जब वो कम्युनिटी बात करती है कि उसको वोट बर्बाद नहीं करना है, तो उसमें जो सबसे उनको जो लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, उसमें भी जो सबसे ऊपर होता है कि साहब इसके साथ हमारा कुछ बन सकता है, उसको प्रीफर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए पॉजिटिव इसलिए बनता है क्योंकि उन्होंने जो एक लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ है, उसमें उन्होंने सामाजिक आर्थिक रूप से उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। दूसरी बात ये नहीं सर, बीजेपी का जो वोट है वो बीजेपी का वोट है, उसमें कोई बंटवारा नहीं होना है, जितना भी बीजेपी को वोट मिलना है उसमें बंटवारा। इसमें एक फैक्टर और आ गया है, वेस्टर्न यूपी में जो है आरएलडी का जो जयंत चौधरी के आने से जबरदस्त परिवर्तन, बीजेपी को मजबूती मिली। जी हाँ, बीजेपी को मजबूती मिली है, क्योंकि इन सब सीट्स में जो है कुछ परसेंटेज जो है, बिजनौर की सीट पे कहा और आसपास की कैरना की सीट पे आपने कहा, इन सब जगहों पर भी जो मुस्लिम वोट बैंक अगर मेजोरिटी में है, तो साथ में जो है जाट वोट बैंक भी एक जो है मजबूत वोट बैंक है। भले उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो 10% के करीब भी हैं तो मजबूत हैं, वो वोट स्विंग कराने में सक्षम है रूरल एरिया में। तो जयंत चौधरी के आने से भी बीजेपी को एक बल मिला है वेस्टर्न यूपी में। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं सर, क्योंकि आज सुबह से ही बहुत चर्चा में था वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी की जो वहां पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, हालांकि वो कांग्रेस के साथ उनकी सहमति नहीं बन पाई। कितनी मजबूती देख रहे हैं आप अंतिम समय में, क्या वहां पर ममता बनर्जी इस बार कुछ अच्छा कर पाएगी या बीजेपी को बढ़त मिलेगी? देखिए ममता बनर्जी और बीजेपी इस समय वहां पर इन्हीं की प्रतिद्वंदिता है, देखा जाए तो। इसी वजह से ममता बनर्जी ने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया, एक तरह से सोच समझ के साथ, कि उन्हें जो है इंडिया ब्लॉक के साथ में अपने क्षेत्र में जो है, क्योंकि वो शुरू से कह रही थी जो रीजनल पार्टीज अपने स्टेट में मजबूत हैं उनको और मजबूत किया जाए। तो वो अपने मजबूत किया जाए, इसका मतलब ये कि अगर मेरा यहाँ कंसोलिडेटेड वोट बैंक है तो इसमें सेंधमारी नहीं होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं। इसी वजह से उन्होंने वहां कांग्रेस के साथ समझौता किया नहीं, और उनका जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, वो जो महिला वोट बैंक है, उसके साथ में जो माइनॉरिटी 30+% जो वोट बैंक है, उसको साधने के लिए उन्होंने, आपको याद होगा ईद के समय में उन्होंने फंक्शन किया था, और कम्युनिटी को, मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने डराने की कोशिश की थी, लेकिन ये इंप्रेशन, राजनीतिक इंप्रेशन ये है कि उन्होंने उस दिन के बड़े सम्मेलन में सबको एक तरह से बता दिया कि आप लोग सावधान रहिए, आपके ऊपर अटैक किया जाएगा, आप लोग जो वायलेंस पे उतारू ना हो। उसके बाद भी रामनवमी के दिन बवाल हो गया, और उसके पीछे क्या कारण है, ये सब राजनीति है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें वायलेंस, और वेस्ट बंगाल उसके लिए जाना भी जाता है। बिल्कुल वायलेंस हो रहा है आज सुबह से ही, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठा रही है लगातार। अगर आप टीवी डिबेट्स में देखेंगे तो सुबह से ही यही मुद्दा छाया हुआ है। क्या ये यहाँ पर ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएगा ये मुद्दा, क्या लगता है आपको? ये नुकसान नहीं, इसमें देखिए, जैसा कि मुझे लगता है कि अंदर जो है राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो दोनों पार्टीज जो है पोलराइजेशन चाह रही है। पोलराइजेशन होने में जो है बाकी जो बीच के वोट हैं, जो कि स्प्लिट होने हैं, वो स्प्लिट नहीं होंगे। तो उसमें ये होगा कि माइनॉरिटी का अगर इन मास वोटिंग टीएमसी के फेवर में होना है, ममता दीदी के फेवर में, तो उन्हीं के फेवर में जाएगा।
उसमें से कुछ परसेंटेज अगर बीजेपी की तरफ आना था वो अब नहीं आएगा। बीजेपी को अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जो उनके वोट बैंक था, परंपरागत वोट बैंक उन्होंने बना लिया है, 18 सीट जीती हुई है और उनका एम है कि 25 तक हम जीते सीट वहां पर। तो उनका ये फायदा है कि माइनॉरिटी वोट बैंक्स में जो है उनके साथ में जो मेजॉरिटी वोट बैंक है उसमें स्प्लिट ना हो जी। तो जब ये हिंदू मुस्लिम वाली बातें हो जाती हैं तो जो है दोनों पार्टी अपने तरीके से अपना फायदा लेने की कोशिश करती हैं और शायद दोनों जो है इस एक्सपेरिमेंट में, मुझे नहीं लगता कि अगर इसको बहुत अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, लेकिन जो पोलराइजेशन है ये फिलहाल अगर पोलराइजेशन वहां पर उनके फेवर में जा रहा है ममता दीदी के, तो उनके अपने वोट बैंक के साथ में जा रहा है और बीजेपी को भी इसका फायदा हो रहा है क्योंकि मेजॉरिटी वोट बैंक वो चाह रही है कि इस इमोशनल इशू के साथ में उनके साथ में बना रहे। तो अगर वो मैनेज कर ले जाते हैं इसको, रामनवमी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर महिला अत्याचार, आपने देखा संदेश खाली वाला मामला था, इन सब इश्यूज को लेकर वो मैनेज करते हैं, उनके साथ में आता है तो उसमें भी उनको भी अपने रेस्पेक्टिव तरीके से जो है एज मिल रहा है। बिल्कुल सर, इस बार बीजेपी लगातार बात कर रही थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन सर जो ओपिनियन पोल आए हैं, शुरुआती जो सर्वे आए हैं सामने, 2-3 बड़े चैनलों ने सर्वे किया है, उसमें बीजेपी को 380 से लेकर 385 करीब सीटें ये दिखा रहा है ओपिनियन पोल में। तो क्या पहले चरण की जो अंतिम चुनावी जो चुनाव प्रचार का जो अंतिम दौर चल रहा है, तो इसमें क्या लगता है, इस दौर को देखते हुए क्या लग रहा है कि क्या ये जो अनुमान है राजनीति में, देखिए मुझे जो समझ में आता है कि जो एक पिक्चर होती है जो रियलिटी से थोड़ी अलग होती है, जो दिखता है वो उसके पीछे की रियलिटी नहीं होती है, जो सामने दिख रहा है वो रियल फेस नहीं है और जो पीछे से जो चीजें चल रही हैं वो रियलिटी है, जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है, ऐसा कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो राजनीति में किस तरह से, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे वोटिंग है वो टीवी देख के वोटिंग नहीं होती है, ये अर्बन एरियाज में कुछ जगहों पे प्रभावित होती है, या सोशल मीडिया पे आप देखें कि जो चीज चल रहा है वही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परिणाम में ऐसा भी नहीं होता। और ये जो सर्वेज की बात करें ये भी नहीं रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर उन्होंने दावा किया है 400 पार का, तो उनकी अपनी मेटिकुलस प्लानिंग है। अगर विपक्ष में हलचल है कि ये लोग इस तरह से दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उन्होंने जो है देख लिया है कि बीजेपी जीत रही है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी को कुछ चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उन्होंने इस तरह का स्लोगन दे दिया कि साहब उसकी आड़ में जो है हमारा कैडर जो है मैक्सिमम मेहनत करे तो हम मैक्सिमम सीट जीत पाए। कई फैक्टर्स। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की एक सीट ऐसी है जो बहुत पॉपुलर है क्योंकि कमलनाथ वहां पर चुनाव लड़ते थे, इस बार नकुलनाथ मैदान में है। तो क्या लगता है इस बार बड़े नेता के बेटे नकुलनाथ कुछ बड़ा कर पाएंगे? या देखिए नकुलनाथ वो पारंपरिक सीट है उनकी, वहां पर दशकों से जो है कमलनाथ जी जो है जीतते आए हैं, तो उस क्षेत्र में जो है ऐसा कहते हैं कि चमत्कार हो जाए या कुछ वो हो, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी अलग होती है। उनके जो है ग्रामीण स्तर से, गांव से लेके जो है शहर तक जो मतदाता है उसमें बहुत हर आप यूं कहें कि 100 में से एक आदमी जो है कमलनाथ जी के साथ में जो है डायरेक्टली वो उसका फेस जानते हैं, क्योंकि वहाँ के बहुत पॉपुलर नेता हैं और उनकी लीगेसी ट्रांसफर, भले ही ऑपोजिशन या कि बीजेपी उनको कहे कि परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीति में जो वो पूरा का पूरा परिवार ही राजनीति में 4-5 दशक से अगर है तो उसके परिवार का जो कोई सदस्य आगे आ रहा है तो जाहिर सी बात है पिछली लीगेसी उसके साथ में आ रही। तो मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे परिवार को हरा पाना जहां पुरानी लीगेसी चल रही है। तो वहां से नकुलनाथ फिलहाल तो बहुत मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल सर, आप उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की 500 सीटों पर भी कल ही चुनाव होना है और उत्तराखंड का जो सिनेरियो बन रहा है, जो अभी तक वहां अंतिम दौर के चुनाव को देखते हुए जो जिस प्रकार की जो स्थिति नजर आ रही है, तो उत्तराखंड में 4 सीटें तो बीजेपी लगभग सेम है। पहले हम मान रहे थे कि 3 सीटें सुरक्षित, लेकिन चौथी सीट में भी ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी कवर कर लेगी, लेकिन एक सीट जो है वो मुश्किल मान रही है, वो है टेडी गढ़वाल की बात कर रहे हैं। टेडी गढ़वाल में लेकिन आप देखिए कि बीजेपी 2 बार से जीतती रही वहां सीट पर, लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जबकि जो कि एक ही सीट से जीता था वहां पर 14 एक बार जीते हैं अभी तक के इतिहास। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां जो 14 असेंबली सीट्स हैं उसमें से एक इंडिपेंडेंट जीता है और बाकी 6 सीट अगर मैं सही हूँ तो बीजेपी के पास है, 5 कांग्रेस के पास में है। तो ऐसा नहीं, इक्वली डिवाइडेड है। अगर उसमें कोई जो वोट बैंक जो है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इक्वली डिवाइडेड है। उसमें अगर कोई इस तरह का मजबूत प्रत्याशी जैसा कि आप बात कर रहे हैं, ये तो फिर वेव वाली सेंटिमेंट्स वाली बात होगी। अगर लोग परिवर्तन चाह रहे हैं तो फिर वो हो सकता है कि
बदलाव हो भी सकता है। बदलाव हो भी सकता है, लेकिन मैं एक सीट की बात करूंगा जो हरिद्वार वाली सीट है। वहां पर मैं आपको कहूं कि 20% दलित पॉपुलेशन, 30% से प्लस जो है मुस्लिम पॉपुलेशन, ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त है हरिद्वार में, जबकि बीजेपी ही जीतती है। लेकिन जो 50% का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसके साथ में अगर इंडिया ब्लॉक मजबूती के साथ लड़ता है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट बैंक जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद में प्रदेश में, वहां पर अगर कंसोलिडेट हो गया है किसी पक्ष में देने के लिए, तो वहां पर इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट जो है, कांग्रेस का कैंडिडेट जो है मजबूत स्थिति में आता है। लेकिन सर वहां पर दिक्कत ये नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है हरीश रावत के बेटे, तो वहां पर दिक्कत ये है कि जो मुस्लिम और दलित वोट है वो अधिकांश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के साथ जाएगा या तो निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जो खानपुर से विधायक है उनके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वोट बढ़ जाता है तो सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और वहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी हैं, वो आसानी से चुनाव, तो इसीलिए ऐसा बयान मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जो मैं इंडिविजुअल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो अर्थमेटिक, पॉलिटिकल अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं कि ये जो माइनॉरिटी 30% प्लस वोट बैंक और 20% दलित वोट बैंक, अगर ये कंसोलिडेट हो जाता है तो ये दूसरे तरीके से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक के उसमें चला जाए, या फिर उत्तराखंड में जैसे कि आप जानते हैं वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो पूरी तरह से, जो सामाजिक स्थिति है वो बीजेपी को फेवर करती है। लेकिन और ये सीट, खास तौर पर ये सीट सर यूपी से लगी हुई सीट है, पहली बात तो। और यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर अगर इस बार होती तो हो सकता था कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी आने की वजह से इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने चूंकि वहां पर जाके थोड़ा सा सर्वे किया है, आपको ऐसा इंप्रेशन है, लेकिन फिर भी जो पार्टीज में, यानी जो इसमें मैंने फिर से कह रहा हूँ कि वोटर्स इस बार जो है एक दूसरे तरह की अवेयरनेस हुई है। अवेयरनेस में जो कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन जो है बिल्कुल, मतलब अपनी यात्रा के दौरान जैसे राहुल गांधी ने समा बांधने की कोशिश की, उन्होंने ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है कि वोट लोगों का वेस्ट ना हो। तो और आपने चूंकि अगर आप तेलंगाना असेंबली इलेक्शन का एग्जांपल लें तो वहां का माइनॉरिटी वोट बैंक बिल्कुल इन मास वोटिंग कांग्रेस के फेवर में होगी। अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो दिखता है तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। बिल्कुल। तो देखिए अब कल जो है पहले चरण की वोटिंग होगी, सुबह से ही मतदान होना शुरू हो जाएगा और ये जो 102 प्रत्याशी, 102 सीटों पर जो प्रत्याशी खड़े हैं उनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि पहले चरण में किसने कितनी बाजी मारी है और क्या सिनेरियो बन रहा है। पहले चरण की चुनावी हवा अब तक क्या कह रही है उसको हमने आपको बताया। लगातार कल सुबह से ही हम आपको तमाम अपडेट देंगे, कहां-कहां क्या मतदान हो रहा है, कितना प्रतिशत मतदान होगा, हम आपको घंटे बाय घंटे बताते रहेंगे और साथ में कहां किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और कहां अच्छी बात, जो अच्छी खबरें आएंगी वो भी हम आपको लगातार बताएंगे। तो आप कल भी मतदान के दिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम लाइव के जरिए और वीडियोस के जरिए लगातार आपको खबरें देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद।